हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल 80 क्वेश्चंस देखे हैं और यहाँ 81 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग टाइप की। द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड became advisor to post सोवियत कंट्रीज। सो ये असर्शन है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है ये एडवाइजर बन गए थे पोस्ट सोवियत कंट्रीज की। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसमें से जो कंट्री बाहर निकल के आई तो उनको इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है उसे बहुत सारी एडवाइस दे रहे थे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। World Bank and IMF gave them loan for their transition into capitalism. So वर्ल्ड बैंक और IMF एडवाइस के साथ साथ उन्हें उन कंट्रीज को लोन्स भी बिल्कुल दे रहे थे ताकि वो लोग कम्युनिस्ट कंट्री से कन्वर्ट हो जाए कैपिटलिस्ट कंट्री में। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखो ये रीजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which organization provided loan to post-Soviet country for their transition to capitalism? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पोस्ट सोवियत कंट्रीज को लोन दिया, लोन प्रोवाइड किया टू ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म? वर्ल्ड बैंक बिल्कुल। यूएनएससी कोई बैंक नहीं है। ब्रिक्स बैंक एक बैंक है लेकिन इन्होंने लोन नहीं दिया था। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको फुल फॉर्म जो है इसकी याद रखनी है। सो आईएमएफ का फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो ये भी करेक्ट है। सो यहाँ करेक्ट होगा 1 and 4 ऑप्शन डी। Who stopped the arms race with the US and withdrew Soviet troops from Afghanistan? So कौन से यूएसएसआर के लीडर थे जिन्होंने अफगानिस्तान से जो ट्रूप्स जो है उसको वापस बुलाया और आर्म्स रेस को खत्म करने का एंड करने का ट्राई किया यूएसए के साथ? सो वो कौन से लीडर है? सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए मिखेल गोर्बाचेव। ऑप्शन ए मिखेल गोर्बाचेव। मिखेल गोर्बाचेव हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो मिखेल गोर्बाचेव ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए हेल्प किया। तो बिल्कुल करेक्ट है। ही स्टार्टेड द कोल्ड वॉर, नहीं, उन्होंने एंड किया था। स्टार्ट नहीं किया था, इन्होंने एंड करने में हेल्प किया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ही ब्लेम्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और गोर्बाचेव ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। तो वो रिफॉर्म्स भी जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो 1 और 3 करेक्ट है ऑप्शन सी। Who was the first elected president of Russia? सो रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोरिस येल्सिन। देखो व्लादिमीर लेनिन जो है 1917 के बाद ये भी प्रेसिडेंट बने थे लेकिन ये इलेक्शन होके नहीं आए थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोरिस येल्सिन। फाइंड इनकरेक्ट। सो यहाँ इनकरेक्ट फाइंड करनी है। बोरिस येल्सिन वाज मेड मेयर ऑफ मॉस्को बाय गोर्बाचेव। सो गोर्बाचेव ने जब गोर्बाचेव प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बोरिस येल्सिन को मॉस्को का मेयर बनाया था। सो बिल्कुल ये करेक्ट है। लेटर ही लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोरिस येल्सिन ने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया था। तो ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन आप देखो यहाँ हमें इनकरेक्ट वाली फाइंड करनी है। तो इन दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, बोरिस येल्सिन वाज क्रिटिक ऑफ गोर्बाचेव इन लेटर पीरियड। सो एंड के टाइम में हम लोग देखेंगे कि बोरिस येल्सिन जो है वो काफी क्रिटिसाइज करेंगे गोर्बाचेव की पॉलिसीज का। तो ये करेक्ट है। बोरिस येल्सिन वाज कम्युनिस्ट हार्डलाइनर, नहीं, बोरिस येल्सिन बिल्कुल भी कम्युनिस्ट हार्डलाइनर नहीं थे। तो ये रॉन्ग है। So only assertion is correct. So A is true but R is false. Option C. Only communist members were given voucher to participate in the sales of industries in Russia. So 1991 में डिसइंटीग्रेशन जब होगी तो हम लोग देखेंगे बहुत सारी जो स्टेट ओन्ड कंपनी थी, जो सरकारी कंपनी थी, उसको बेच दिया जाएगा, उसे बना दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सभी लोगों को एक वाउचर जो है कूपन जैसा कुछ है वो दिया जाएगा। सो ये ओनली कम्युनिस्ट मेंबर ये रॉन्ग है, सभी को दिया गया था। ऑल सिटीजन्स जो है
सभी सिटीजन्स को ये दिया गया था, तो सभी को ये वाउचर्स मिले थे। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर इन द ब्लैक मार्केट। हाँ, सो जितने भी सिटीजन्स थे उसमें से ज्यादातर अधिकांश मोस्ट सिटीजन्स ने अपने वाउचर्स जो है उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिए। क्यों? क्योंकि वो वाउचर बेच के उन्हें कुछ मनी मिल गई और वो मनी से उनका कुछ हेल्प हुआ। सो दैट्स वाई उन्होंने अपने वाउचर को जो है ब्लैक मार्केट में कुछ पैसों से बेच दिए। सो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ होगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। फाइंड इनकरेक्ट। What consequences emerge from collapse of Second World of the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe? So सोवियत सिस्टम का जब कोलैप्स हुआ तो जो ईस्टर्न यूरोप में और सोवियत यूनियन की, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। सो यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। सो द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, बिल्कुल ये तो हुआ था। एंड ऑफ आर्म रेस, हाँ ये भी हुआ था। यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, ये भी हुआ था। मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं, जब यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही थे, दोनों ही एक दूसरे से जब लड़ रहे थे, तब उस समय वर्ल्ड था बाइपोलर वर्ल्ड। लेकिन जब यूएसएसआर जब नहीं रहा, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, तो सिर्फ यूएसए बचा और वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनि का मतलब होता है एक, वन। सो यूनिपोलर वर्ल्ड, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड रॉन्ग है, यहाँ होगा यूनिपोलर वर्ल्ड। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर होगा। Which economy was dominant economic system internationally after USSR disintegration? तो यहाँ बेसिकली ये पूछ रहे हैं, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जब हो गया तो किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डोमिनेंट थी पूरे वर्ल्ड में, कौन सी वाली इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। After Soviet disintegration, the Baltic and East European states wanted to join European Union. So यूरोपियन यूनियन में जो है बाल्टिक नेशन और ईस्ट यूरोपियन की जो कंट्रीज जो है वो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहती थी। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। दे बिकम पार्ट ऑफ नेटो, तो उनमें से कई कंट्रीज ने नेटो का भी मेंबरशिप जो है वहां पे भी मेंबरशिप ले लिया, वहां के भी पार्ट बन गया, तो ये भी करेक्ट है। They followed liberal democracy in political system. बिल्कुल उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी अपने कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया, तो ये भी करेक्ट है। सो हमें करेक्ट फाइंड करना है। सो डी 1, 2 और 3। The largest garage sale in the history is related with which country? So ये जो टर्म जो है largest garage sale, ये जो टर्म है largest garage sale इन द हिस्ट्री, ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है? यूएसए, बांग्लादेश, इंडिया, रशिया। करेक्ट आंसर है रशिया। नेक्स्ट, the Central Asian countries wanted to continue their close ties with Russia and also establish ties with the West and the US, China and others. तो जो सेंट्रल एशियन की कंट्रीज थी वो चाहती थी कि उनका रिलेशन जो है वो रशिया के साथ अच्छा हो, इसके साथ ही वो लोग ये भी चाहते थे कि उनका रिलेशन वेस्ट, यूएसए और चाइना, इन सब कंट्रीज के साथ भी अच्छा हो, उनके साथ भी रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो बिल्कुल करेक्ट है। The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical position. ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे? Because वो लोग अपने geographic position का अपना फायदा उठाना चाहते थे। Because उनकी geographic position ऐसी थी कि वहां से बहुत सारा ट्रेड के जो पाइपलाइंस जो है, जो ऑयल एंड गैस के पाइपलाइंस जो है वो पास होते थे, तो इसलिए वो लोग रिलेशन अच्छा करना चाहते थे। रीजन भी करेक्ट है। सो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, लेकिन आप देखो कि वो लोग यूएसए, चाइना, इन सब से अपना रिलेशन क्या सिर्फ इसलिए अच्छा रखना चाहते थे कि उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छा है? नहीं, मतलब असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सो ऑप्शन यहाँ बी होगा, बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। The collapse of communism was followed in most of the post-Soviet country by painful process of transition from.
तो जब कम्युनिस्ट कंट्री जो भी थी यूएसएसआर में, उनका जब कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर का जब कोलैप्स हुआ, तो वो लोग जो पोस्ट सोवियत कंट्री थी वो वहां पर सिस्टम जो है वो कम्युनिज्म सिस्टम से वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर रहे थे कैपिटलिज्म सिस्टम में। बेसिकली वो लोग अपने कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे थे और ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस रहा। तो यहाँ पे कौन सा सूट करता है ऑप्शन? ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम टू सोशलिस्ट कैपिटलिज्म। देखो ऑथोरिटेरियन तो बिल्कुल थे लेकिन वो लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म। देखो ऑथोरिटेरियन तो थे, सोशलिस्ट भी थे, लेकिन ऑथोरिटेरियन कैपिटलिस्ट नहीं, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट है। वहां के जो रूलर थे वो काफी ऑथोरिटेरियन थे, सोशलिस्ट भी थे, अब वो लोग अपने सिस्टम को अब चेंज कर रहे थे डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by World Bank and other IMF came to known as। So World Bank और IMF ने पोस्ट सोवियत कंट्रीज को काफी सारा हेल्प किया, उनको एडवाइस दिया, उनको लोन प्रोवाइड किया। सो बेसिकली इस पॉलिसी को बोलते क्या है? सो डेमोक्रेटिक थेरेपी, शॉक थेरेपी, शॉक थ्योरी, कैपिटलिस्ट थेरेपी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शॉक थेरेपी। Post-Soviet countries, privatization of state assets and corporate owners pattern were to be immediately brought in। So जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, पोस्ट सोवियत कंट्री में जो प्राइवेटाइजेशन, जो स्टेट का प्राइवेटाइजेशन किया, पहले जो भी कंपनी थी वो तो गवर्नमेंट वाली थी, उस गवर्नमेंट कंपनी को सेल करके बना दिया गया प्राइवेट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो जो भी प्राइवेटाइजेशन जो किया गया वहां पे, ये बहुत ही जल्दी इमीडिएट हुआ, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, ये बहुत ही जल्दी हुआ। कलेक्टिव फार्म्स वेयर रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्म एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, ये भी करेक्ट है कि वहां पे जो कलेक्टिव फार्म की सिस्टम थी, कलेक्टिव फार्म की सिस्टम कौन से लीडर ने स्टार्ट किया, आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो कलेक्टिव फार्म की सिस्टम जो यूएसएसआर में थी उसको खत्म कर दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया और नया सिस्टम लाया गया प्राइवेट फार्मिंग का, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर का। तो ये दोनों ही करेक्ट है। सो यहाँ देखेंगे ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। ट्रू फॉल्स है। शॉक थेरेपी इन्वॉल्व ओनली ड्रास्टिक चेंज इन द इंटरनल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। तो जो शॉक थेरेपी अप्लाई किया गया था पोस्ट सोवियत कंट्रीज पे, उस शॉक थेरेपी के कारण उन कंट्रीज के इंटरनल सिस्टम में काफी सारे चेंजेस आए। तो बिल्कुल इंटरनल सिस्टम में काफी सारे चेंजेस आए और एक्सटर्नल में भी काफी सारे चेंजेस आए। तो यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं कि ओनली इंटरनल में चेंज आया, नहीं ऐसा, ये गलत है, ओनली नहीं, इंटरनल में भी चेंज आए और एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में भी चेंज आए, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अगर ये ओनली नहीं होता तब जाके ये ट्रू होता। इंटरनल ओरिएंटेशन का मतलब होता है उस कंट्री के अंदर में बहुत सारे सिस्टम में चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उस कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन में काफी सारे चेंजेस आए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में चेंजेस हुए थे। In post-Soviet country, free trade regime and foreign direct investment was allowed। So post-Soviet country को, क्योंकि जब वो लोग इंडिपेंडेंट हुए, यूएसएसआर से जब अलग हुए, तो उनको डेवलपमेंट करना था और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो कंट्री जो है बाकी दूसरे कंट्री के साथ प्रॉपरली बिजनेस करे, उनको अलाउ करे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। आप लोगों ने जरूर इकोनॉमिक्स में ये टर्म पढ़ा होगा। सो एफडीआई को अलाउ करना चाहिए था उन कंट्री को, उन्होंने ऐसा किया भी, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। फ्री ट्रेड रिजीम एंड एफडीआई वाज नेसेसरी फॉर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। बिल्कुल यहाँ पे जो रीजन जो है कि फ्री ट्रेड रिजीम का मतलब होता है कि उन कंट्री में जो भी बिजनेस करने की सुविधा जो है सभी कंट्री के लिए अलाउ किया गया, सभी कंट्री अब वहां पे आके अपना बिजनेस कर सकते थे, अपनी कंपनी खोल सकते थे। सो ये सब बिल्कुल बहुत ही जरूरी था कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन होने के लिए, तो रीजन भी करेक्ट है। और रीजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिफोर 1991 सोवियत कंट्री हैड ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्री ऑफ सोवियत ब्लॉक। तो सोवियत ब्लॉक में जो भी कंट्रीज थी, यूएसएसआर में जो भी 15 कंट्री थी, उनके बीच एक तरह का एग्रीमेंट था, एक तरह की ट्रेड अलायंसेस थी उनके बीच में, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। After 1991, transition involved a breakup of existing trade alliance।
अमंग द कंट्री ऑफ सोवियत ब्लॉक। सो 1991 के बाद में जो ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद ये जो यूएसएसआर के आपस में ही कंट्री के कुछ एग्रीमेंट्स थे, ट्रेड को लेके एग्रीमेंट थे, वो सारे एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो गए, उनका ब्रेकअप हो गया, वो टूट गए। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अब वो डायरेक्टली बिजनेस कर रहे थे वेस्ट कंट्री के साथ। जो भी कंट्री थे वो डायरेक्टली अब आपस में लिंक्ड नहीं होकर डायरेक्टली वेस्ट के साथ लिंक थे। वेस्ट मतलब यहाँ वेस्टर्न यूरोप और यूएसए, उसके साथ लिंक थे, उनके साथ ट्रेड कर रहे थे। तो ये भी करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी। वेट, ओके, हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 100, शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन। तो ये जो शॉक थेरेपी दिया गया था पोस्ट सोवियत कंट्रीज को, ये कौन से ईयर्स में दी गई थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1990s। The shock therapy administered in 1990s lead the people into promised utopia of mass consumption. So जो शॉक थेरेपी के थ्रू जो भी चेंजेस लाए गए पोस्ट सोवियत कंट्रीज में, उस पोस्ट सोवियत उस चेंजेस के कारण जो है वहां के जो भी लोग थे, मास मतलब वहां के जो पीपल थे, उनको प्रॉमिस किया गया यूटोपिया। उनको प्रॉमिस किया गया यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहां सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो पोस्ट सोवियत शॉक थेरेपी के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि उनको प्रॉमिस तो किया गया था यूटोपिया, लेकिन वो यूटोपिया उन्हें मिला नहीं। उनको प्रॉमिस तो किया गया लेकिन वो मिला नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Initially, it brought development in the country and happiness upon the people of the entire region. So ये जो शॉक थेरेपी जो जब दिया जा रहा था पोस्ट सोवियत कंट्रीज को, तो इस पोस्ट सोवियत कंट्री को जब ये शॉक थेरेपी जब दिया जा रहा था, तो उसके कारण हम लोग ये देखेंगे कि वहां बहुत सारी डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होने लगेगी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगी, दोनों ही गलत है। सो ऑप्शन डी। Next, assertion region. After 1991, Russia, most of the large state-controlled industrial complex were developed by private peoples. So 1991 के बाद में रशिया में हम लोग देखेंगे जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी थी, उन सब को डेवलप किया किसने? प्राइवेट पीपल्स ने। ये करेक्ट है कि ये सही बात है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको प्राइवेट कंपनी, उनके प्राइवेट लोगों ने उसको खरीद लिया और उसको फिर वहां से उन लोगों ने डेवलपमेंट करने का ट्राई किया। About 90% of industries were put up for sale to private individual and companies. तो बिल्कुल जितने भी सरकारी कंपनी थे, जितने भी गवर्नमेंट कंपनी थी, उसमें से 90% कंपनी को प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ ए और आर ट्रू। इन रशिया रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी वाज कैरीड आउट थ्रू। तो रशिया में जो भी रिफॉर्म्स हुए, उस रिफॉर्म्स का सोर्स क्या था? मार्केट फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए उसका सोर्स क्या था? उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था वो क्या था? मार्केट फोर्स, गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, या फिर ऐसा कोई रीस्ट्रक्चरिंग किया ही नहीं गया था। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि रशिया की इकोनॉमी में काफी सारे चेंजेस किए गए थे। तो बिल्कुल चेंजेस किए गए थे और ये चेंजेस को लाने वाले जो फैक्टर का नाम है वो है फैक्टर मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब ये है कि लोग डिमांड कर रहे थे, रशिया की गवर्नमेंट से लोग जो है, रशिया के लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि वहां पे चेंजेस लेके आया जाए। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमॉन्ग द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। तो जो ये शॉक थेरेपी अप्लाई किया जा रहा था, ये शॉक थेरेपी सभी कंट्री पे जो है अलग अलग वेरिड इंटेंसिटी, मतलब सभी कंट्री पे अलग अलग लेवल पे अप्लाई किया जा रहा था। किसी कंट्री को ज्यादा शॉक दिया जा रहा था और किसी कंट्री को थोड़ी कम शॉक दिया जा रहा था। यहाँ शॉक से मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बैंक या फिर IMF जो भी है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, लोन प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसके बदले वो लोग कुछ डिमांड कर रहे थे। तो वो डिमांड किसी कंट्री से ज्यादा डिमांड कर रहे थे, किसी कंट्री से कम डिमांड कर रहे थे। तो बिल्कुल शॉक थेरेपी जो है ये अलग अलग इंटेंसिटी की थी, इनकी स्पीड भी डिफरेंट थी। तो ये करेक्ट है। शॉक थेरेपी डायरेक्शन एंड फीचर वेयर क्वाइट डिफरेंट। ये रॉन्ग है। जो भी शॉक थेरेपी दिया जा रहा था उन सबके फीचर जो है वो काफी सिमिलर थे।
सो वो काफी सिमिलर थे, वो डिफरेंट बिल्कुल नहीं थे, काफी सिमिलर थे। सो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। पोस्ट सोवियत कंट्री अलाउ ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस ओपनिंग एंड डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो जो पोस्ट सोवियत की कंट्री जो भी थी, उन्होंने इन सब फीचर्स को अलाउ किया, उन्होंने अपने कंट्री में करेंसी की जो कन्वर्सन जो है उसको अलाउ किया, फाइनेंशियल इन्वेजन, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन किया, बहुत सारी फॉरेन कंपनी को अलाउ किया कि वो लोग आके उन कंट्री में बिजनेस कर सके। तो बिल्कुल ये ट्रू है। The largest garage sale in the history is related with, तो जो लार्जेस्ट गैरेज सेल है हिस्ट्री में, ये कौन से टर्म से, कौन से इवेंट से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप ऑप्शन को एक बार रीड करो, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री का मतलब ये है कि रशिया में जो भी गवर्नमेंट की कंपनी थी, जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी, उनको बहुत कम दामों में प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। मान लो एक कंपनी थी, कंपनी का प्राइस अगर 100 रुपए था, तो उसको किसी प्राइवेट पीपल को मान लो 5 रुपए में बेच दिया गया, तो बहुत कम प्राइस पे बेच दिया गया। इसी इवेंट को बोलते हैं द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। ये हुआ था रशिया में। All citizens were given voucher to participate in the sale. Most citizens sold their voucher to participate in the sale of industry in the black market because, तो सभी लोगों को वाउचर्स तो बिल्कुल दिए गए थे, और उन्होंने अपने वाउचर्स जो है वो ब्लैक मार्केट में बेच दिया था। जो लोग थे, तो उन्होंने क्यों बेच दिया था? क्योंकि वाउचर फेक थे? नहीं। बिकॉज वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे? नहीं। क्योंकि करप्शन था? नहीं। बिकॉज उनको मनी चाहिए थी। ये स्पेलिंग गलती है। बिकॉज उनको मनी चाहिए थी। सो बिकॉज उनकी मनी की डिमांड थी, इसलिए उन्होंने वो वाउचर्स को सेल कर दिए। नेक्स्ट, in Russia, rate of inflation was so high that people lost all their saving। तो बिल्कुल यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में हम लोग ये देखेंगे, रशिया में महंगाई बहुत ज्यादा थी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज्यादा थी, और लोगों के पास लोगों ने जो भी अपने पैसे जमा करके रखे हुए थे, उन सभी पैसे जो जमा सेविंग जो भी थी, सारी सेविंग जो है वो खत्म हो गई, वो लॉस्ट हो गई। तो बिल्कुल करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ रूबल रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। तो जब ये यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो वहां पे रशिया की जो करेंसी थी, रशिया की, जैसे हमारे करेंसी का नाम रुपया है, वैसे ही रशिया की करेंसी का नाम है रूबल। तो रूबल की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई, तो ये रिस्पॉन्सिबल था ये इन्फ्लेशन होने का। तो ये भी करेक्ट है। सो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ऑप्शन ए। आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है कि रशिया की करेंसी क्या है, तो रशिया की करेंसी रूबल है, आपको याद रखना है। और डी वैल्यू, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रशिया की करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो गई। वैल्यू डिक्लाइन होने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पॉकेट में अगर $1 है, सो करेंटली $1 अगर आप है, तो आपको रुपया जो है वो कितना मिलेगा? सो आपको रुपया जो है अप्रोक्स 78 के आसपास मिलेगा। तो ये हो गया एक्सचेंज रेट। ऐसा ही अगर आपके पास $1 है, तो आपको जो है कुछ रूबल जरूर मिलेगी। तो वो जो रूबल जो है, मान लो पहले मिलती थी 5 रूबल, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में वो 5 से हो गई मान लो 50 रूबल हो गई। अब $1 के बदले आपको 50 रूबल मिलेगी। तो दैट मीन्स रूबल का वैल्यू काफी कम हो गया। तो यही हुआ था एक्चुअली रशिया में। फाइंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है। आफ्टर 1991 कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड। तो 1991 के बाद में रशिया में जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम चल रही थी, जिसे स्टालिन ने स्टार्ट किया था, तो वो बिल्कुल वो खत्म हो गया, तो कलेक्टिव फार्म सिस्टम बंद हो गई। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड। तो रशिया में जो है लोगों के पास प्रॉपरली फूड जो है, ग्रेन्स जो है वो खाने को नहीं था, तो रशिया दूसरे कंट्री से फूड को परचेज करने लगा, खरीदने लगा। तो ये भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। फाइंड इनकरेक्ट। आफ्टर 1991 इन रशिया, तो यहाँ इनकरेक्ट फाइंड करना है। रशिया में कौन से इवेंट यहाँ हुए थे? तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम डिस्ट्रॉयड। तो 1991 के बाद में रशिया में जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे थे, सोसाइटी के अच्छी के लिए, भलाई के लिए जो भी प्रोग्राम चल रहे थे, वो सारे खत्म हो गए, बंद हो गए। तो बिल्कुल ये ट्रू है।
गवर्नमेंट स्टॉप्ड सब्सिडी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना भी बंद कर दिया। सब्सिडी का मतलब आई होप आप लोगों को जरूर पता होगा, जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपया है, आप अगर मान लो मार्केट में जाते हो और किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपया है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है सिर्फ 70 रुपीज, बाकी के 30 रुपीज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पे कर दिए, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ने आपको 30 रुपए की सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने 30 रुपए की सब्सिडी दी है। सो ऐसा ही सब्सिडी रशिया में भी लोगों को मिलता था, लेकिन 1991 के बाद में देखेंगे कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सब्सिडी जो है ये मिलनी बंद हो गई। तो ये भी करेक्ट है। पीपल वे आर गिवन मच पॉलिटिकल फ्रीडम, नहीं। आप ये एक चीज अच्छे से याद रखो कि यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तब प्रॉमिस ये किया गया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाएंगे और पॉलिटिकल रिफॉर्म किए जाएंगे। यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो प्रॉमिस ये किया गया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाएंगे और पॉलिटिकल रिफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन रियलिटी में मेनली इकोनॉमिक रिफॉर्म ही किए गए, पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत ज्यादा नहीं किए गए, बहुत कम पॉलिटिकल रिफॉर्म किए गए, मेनली इकोनॉमिक रिफॉर्म पे ध्यान दिया गया। तो यहाँ देखो पीपल वेयर गिवन मच पॉलिटिकल फ्रीडम, नहीं, पीपल को अभी भी बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं मिला था, तो ये इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। Many Central Asian countries have gained because of oil pipeline that crossed their territories for which they get rent. So जो भी सेंट्रल एशियन की कंट्रीज थी, जैसे मैं अगर ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन की मान लो ये कंट्रीज है, तो और यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज है और यहाँ पे काफी सारी एशियन कंट्रीज है। सो बहुत सारी पाइपलाइंस जो है वो पास होती थी सेंट्रल एशियन के कंट्रीज से। तो जब ये पाइपलाइन पास होती थी तो इस पाइपलाइन के पास होने के कारण उन लोगों को सेंट्रल एशियन की जो कंट्री जो है इनको मिलता था रेंट। सो बिल्कुल इनको जो है ये रेंट बिल्कुल मिलता था। आप लोगों ने जरूर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हम लोग लाइक पेट्रोलियम या फिर गैस, इन सबको हम लोग पाइपलाइन के थ्रू एक प्लेस से दूसरा प्लेस जो है भेजते हैं। Statement 2. After 2000, large amount of manufacturing has been started in this country. So 2000 के बाद में हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे डिसइंटीग्रेशन तो हुआ 1991 में, और इनिशियल 10 ईयर में 1991 से लगभग 2000 तक कंडीशन बहुत खराब था रशिया का, और इसके साथ ही जो भी पोस्ट सोवियत कंट्री थी इनके कंडीशन काफी खराब थे। लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 2000 इनकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी होने लगी, स्पेशली रशिया की सिचुएशन थोड़ी अच्छी होने लगी और वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर 2000 लार्ज अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड, नहीं लार्ज अमाउंट नहीं, सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड। बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था। तो ये वाली करेक्ट इनकरेक्ट है, तो सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। Russia was divided between rich and poor regions. तो रशिया जो है ये डिवाइडेड था रिच और पुअर रीजन में, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। As a result of shock therapy, about 1500 new bank and other financial institution was started. शॉक थेरेपी के कारण रशिया में हम लोग देखेंगे कि 1500 न्यू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया जाएगा, नहीं ये रॉन्ग है। हम लोग इसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग ये देखेंगे कि रशिया में लगभग 1500 बैंक्स जो है 1500 बैंक जो है ये तो बंद हो जाएंगे शॉक थेरेपी के कारण। सो सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ओनली 1। What was the name of Russia's second largest bank that went bankrupt in 1998? तो इसमें से कौन सी बैंक है जो रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक थी जो 1998 में बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट होने का मतलब है कंगाल हो जाना, वो बैंक जो है वो कोलैप्स हो गई। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनकॉम बैंक। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके कोई भी अगर डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप टेलीग्राम की जो लिंक है वो यहाँ पे गिवन है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होती है या फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा आपके क्वेरीज का। तो ये क्वेश्चन देखते हैं 114। The constitution of all post-Soviet countries were drafted after studying many constitution of the countries. So post-Soviet country जो भी थी
उनका जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के वहां से नॉलेज ले करके फिर उसको बनाया गया, ये रॉन्ग है। हम लोग ये देखेंगे कि पोस्ट सोवियत कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत जल्दी बनाई जाएगी, बहुत फास्ट बनाई जाएगी, इसीलिए वहां की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी नहीं होगी। तो असर्शन रॉन्ग है। दिस कंट्री हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी ये पोस्ट सोवियत कंट्री थी वहां पे जो एग्जीक्यूटिव था वो बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहां पे सिस्टम है प्रेसिडेंट की। सो वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। सो असर्शन रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर फॉल्स। असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही फॉल्स है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। मैं इस चैप्टर की मैं पार्ट 5 वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे जो मैं न्यू टॉपिक्स जो है उनके भी इंक्लूड करके क्वेश्चंस जो है वहां पे मैं इंक्लूड करूंगा। थैंक यू।